दिख नहीं रहा है। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो चुका है टीवी 7 भारत के विशेष शो एफएनए का। मैं हूं जब्बार खान। आज एफएनए के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक ऐसा नेता जो अलग अलग पार्टियों में होते हुए भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं और इसके बाद में उनको गवर्नर बनाया जाता है, मगर अब आज जब दिन की शुरुआत होती है तो उनके घर पर, उनके कई ठिकानों पर, उनके नजदीकियों के यहां, उनके करीबियों के यहां सीबीआई की टीम पहुंच जाती है, छापेमारी करने शुरू कर देती है। आखिर ऐसा क्यों है? इसीलिए आज जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के घर और उनके करीबियों के यहां सीबीआई छापे की वो इनसाइड स्टोरी हम आपको बताएंगे जो शायद आप अभी तक देख नहीं पा रहे होंगे। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत होती है उस वक्त जब जम्मू कश्मीर के राज्यपाल उस वक्त के सत्यपाल मलिक ने एक शिकायत की। शिकायत क्या थी कि एक ऐसे फाइल जिसको क्लियर करने के लिए 300 करोड़ रुपयों का उनको ऑफर दिया गया, एफआईआर दर्ज की जाती है। शिकायतकर्ता यह कहता है कि साहब इस पूरे मामले में मुझ पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, इस पूरे मामले की जांच पड़ताल होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर राज्यपाल के पद से हटने के बाद वो अब वापस आकर के आम लोगों के साथ में, किसानों के साथ खड़े होकर के सरकार की नीतियों की आलोचना करना शुरू करते हैं। मगर इस बीच में आज यानी कि 22 फरवरी को जब दिन की शुरुआत होती है तो फिर एक ट्वीट आता है जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का, जिस ट्वीट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से वो बताते हैं कि उनके यहां, उनके करीबियों के यहां किस तरीके से सरकार अपनी सीबीआई को भेज करके उनको प्रताड़ित करना चाहती है, उनको परेशान करना चाहती है। इन तमाम चीजों के बीच में हंगामा तेजी से उठता है और इस हंगामे के बीच में सीबीआई की अलग अलग टीमें अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों में जाकर के छापेमारी की कार्रवाई करती हैं। सबसे बड़ा आरोप जो आज सत्यपाल मलिक ने लगाया और उसके बाद उनके उन आरोपों के साथ में उनका सहयोग करते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने एक सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिख करके मोदी सरकार पर प्रहार किया। मगर आइए शुरुआत वहां से करते हैं जहां से सत्यपाल मलिक ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा। सबसे पहले करीब 10:30 बजे के आसपास की घटना। वो लिखते हैं, पिछले 3-4 दिनों से मैं बीमार हूं और अस्पताल में भर्ती हूं, जिसके बावजूद मेरे मकान में तानाशाह द्वारा सरकारी एजेंसियों से छापे डलवाए जा रहे हैं। मेरे ड्राइवर, मेरे सहायक के ऊपर भी छापे मार करके उनको बेवजह परेशान किया जा रहा है। मैं किसान का बेटा हूं, इन छापों से घबराऊंगा नहीं, मैं किसानों के साथ में खड़ा हूं। सत्यपाल मलिक, ये पहला ट्वीट उनका आता है सोशल मीडिया एक्स पर। और उसके फौरन बाद सत्यपाल मलिक के ऊपर जब अलग अलग तरह के सवाल किए जाते हैं, उनको लेकर के जब मीडिया कर भी उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं तो पता ही चलता कि वो तो अस्पताल में भर्ती हैं। उसके फौरन बाद एक और सोशल मीडिया एक्स पर वो पोस्ट लिखते हैं, चेतावनी देते हैं प्रधानमंत्री मोदी को कि मैं भ्रष्टाचारियों में शामिल जिन व्यक्तियों की शिकायत मैंने की थी, उन व्यक्तियों की जांच न करा करके मेरे आवास पर सीबीआई द्वारा छापेमारी की गई और मेरे पास 4-5 कुर्ते पाजामे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तानाशाह सरकार एजेंसियों का गलत दुरुपयोग करके हमें डराने की कोशिश कर रही है। मैं किसान का बेटा हूं, मैं डरूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं। सत्यपाल मलिक। जाहिर तौर पर सत्यपाल मलिक ने जब इस किस्म से केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया तो उसके बाद में हंगामा मच गया। उसके बाद में इस बात के सवाल उठने शुरू हो गए, अलग अलग तरह के कयासबाजी की जाने लगे कि आखिर वो शख्स जो मोदी सरकार के इतने नजदीक था, एक ऐसा शख्स जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ था, एक ऐसा शख्स जिसे मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया, और अब एक उसी शख्स के खिलाफ सीबीआई छापेमारी कर रही है। आखिर क्यों? ऐसा क्यों है? तो आपको मैं ले चलता हूं आज से कुछ वक्त पहले, जब जम्मू कश्मीर के राज्यपाल पद को छोड़ने के बाद में सत्यपाल मलिक किसानों के साथ उठना बैठना शुरू करते हैं, आम लोगों के हक की बात करना शुरू करते हैं, अलग अलग लोगों को अपना इंटरव्यू देकर के। दरअसल पुलवामा
दरअसल ऐसे तमाम चीजों की बात करते हैं जब हमारे सेना के जवान शहीद किए गए थे और उसमें सरकार का क्या रोल था, उस तरफ जब इशारा करते हैं वहां से एक तरीके से खटास पैदा होना शुरू होती है सत्यपाल मलिक और केंद्र की मोदी सरकार में। सत्यपाल मलिक एक इंटरव्यू के बीच में क्या कहते हैं, आइए आपको उनका पहला बयान सुनवा देते हैं कि उस वक्त सत्यपाल मलिक ने जो कहा था वो चीजें मोदी सरकार को किस कदर चुभी थी, क्योंकि सीधे सीधे सरकार से पंगा लिया था सत्यपाल मलिक ने। सीधे सीधे यह कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री रहे तो लोकतंत्र को खत्म कर देंगे, लोकतंत्र की गर्दन काट देंगे। जाहिर तौर पर ऐसे बयान सत्यपाल मलिक की तरफ से दिए जाने के बाद में अलग अलग तरह की पटकथा लिखनी शुरू हो गई। आपको बयान सुनवाते हैं, सत्यपाल मलिक ने उस वक्त कहा क्या था, सुनियो बयान। बता रहा हूं, अगर 24 में नरेंद्र मोदी को नहीं हटाया गया तो डेमोक्रेसी को खत्म कर देगा, चुनाव ही नहीं होगा। फिर ना सिर्फ टीटो की तरह कहेगा मैं ही हूं। आप देखो ना, पंजाब में एक दिन उनका ट्रैफिक, एक दिन गाड़ी रुक गई, कहीं प्रदर्शन कर रहे थे किसान, कोई वायलेंट वो नहीं था जी। उसी को कह रहे आज मैं जान बच गई, मेरी में बच के आया हूं। ये कायर भी हैं। 8 मिनिस्टर्स तो अपनी मिनिस्ट्री में जाते भी नहीं है, क्योंकि उनका सारा काम पीएमओ देखता है। प्राइम मिनिस्टर एब्सोल्यूट पावर चाहते हैं हर चीज की, वही तय करना। आप देखो ना कि पुलिया का भी उद्घाटन होगा तो वही करेंगे। और ये मुझे चाहे नुकसान पहुंचाना, तो इनकी औकात नहीं है कि नुकसान पहुंचा दे। मेरी 5 स्टेट में मेरी कम्युनिटी के लोग रहते हैं और मैं घूमता हूँ गाँव, सब इनका इलाज कर देंगे अगर मुझे कोई नुकसान पहुंचाया गया। देश के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिरी मौका है, इस बार जाति, संप्रदाय, धर्म सब भूल के इनके अगेंस्ट वोट करो, वरना कभी मौका नहीं मिलेगा। तो सत्यपाल मलिक ने यह जो बयान दिया था केंद्र के मोदी सरकार के विरुद्ध और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के, जाहिर तौर पर यह किसी नेता को भी यह बयान अच्छा नहीं लगेगा, किसी भी सरकार को यह बयान अच्छा नहीं लगेगा। और यह बयान तो सत्यपाल मलिक ने उस वक्त दिया जब वो गवर्नर नहीं थे और जब किसानों के साथ में आंदोलन के साथ खुद को जोड़ करके वो खड़े होने शुरू हुए। वो कहते हैं कि अगर यह शख्स देश का प्रधानमंत्री रह गया तो देश से लोकतंत्र को खत्म कर देगा, देश के अंदर तानाशाही आ जाएगी, चुनावी प्रक्रिया खत्म कर दी जाएगी और इसीलिए जरूरी है कि शख्स को सत्ता से बाहर किया जाए। इतना ही नहीं, सत्यपाल मलिक ने यह भी कहा कि अगर इन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मेरी जाति के लोग, मेरे समाज के लोग, मेरे देश के लोग इनका वो हाल करेंगे जो ये समझते भी नहीं होंगे। खुले तौर पर चैलेंज, खुले तौर पर धमकी दी थी सत्यपाल मलिक ने। मगर आज 2024 का वक्त जब आया, 22 फरवरी का दिन आया, सुबह सुबह सीबीआई की टीमें इनके घर पर पहुंच जाती है और इस बीच में सत्यपाल मलिक अस्पताल में। उन्होंने जैसा कि अपने पहले एक्स मीडिया पर पोस्ट करके लिखा कि मैं बीमार हूं, 4 दिनों से अस्पताल में हूं और मेरे खिलाफ जिस किस्म की साजिश करके केंद्र की मोदी सरकार अलग अलग जगहों पर मुझसे जुड़े हुए लोगों से पर छापेमारी की कार्रवाई कर रही है, कर ले छापेमारी, लेकिन मेरे उन घरों पर, मेरे उन जगहों पर 4 कुर्ते पजामे के अलावा और कोई चीज मिलने वाली नहीं है। अब ऐसे में ये तमाम की तमाम वो चीजें थी। चुनावी माहौल में सत्ता पक्ष के खिलाफ विपक्षियों ने किस तौर पर इस पर प्रतिक्रिया दी। मैं आपको एक सोशल मीडिया का एक पोस्ट दिखाता हूं राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने इस पूरे प्रकरण को लेकर के लिखा कि किसान एमएसपी मांगे तो उन्हें गोली मारो, ये दमदार डेमोक्रेसी है। जवान नियुक्ति मांगे तो उनकी बातें तक सुनने से इनकार कर दो, यह है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। पूर्व गवर्नर सच बोले तो उनके घर सीबीआई भेज दो, यह है मदर ऑफ डेमोक्रेसी, राहुल गांधी ने लिखा। इसके साथ में कई सारी और चीजें जिनका जिक्र राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर करते हुए इस पोस्ट के माध्यम से सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ प्रहार करने की कोशिश की। लेकिन अब इन तमाम चीजों के बीच में मोदी सरकार जिस तौर पर अब आगे बढ़ेगी, मोदी सरकार जिन चीजों को लेकर के अब आगे बढ़ेगी, केंद्र की जांच एजेंसियां जिस तौर पर इस पूरे मामले को लेकर के आगे बढ़ेंगे, जाहिर तौर पर उसमें आगे आने वाले दिनों में सत्यपाल मलिक के लिए कहा यह जा रहा है कि मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। लेकिन यहां हैरान करने वाली एक बात है कि अगर आप किसी चीज में भ्रष्टाचार को लेकर के शिकायत करें, आप अपनी शिकायत को लेकर के किसी शख्स के पास जाएं कि इस वक्त भ्रष्टाचार हो रहा है, मुझे रिश्वत देने की कोशिश की जा रही है, और फिर अगर आपके ही खिलाफ जांच बैठ जाए, आपके ही खिलाफ रेड होने लग जाए,
आपके ही खिलाफ केंद्र की जांच एजेंसियां आपके ठिकानों, आपके करीबियों, आपके सहयोगियों के खिलाफ में जाकर के रेड और छापेमारी की कार्रवाई करने लग जाएं, तो आपको किस किस्म की पीड़ा होगी। और यही पीड़ा सत्यपाल मलिक ने दरअसल दर्शाया है। यह पूरा मामला है क्या? इस पूरे मामले की शुरुआत कहां से होती है, कैसे होती है, किस तौर पर होती है, और क्या था वो मामला जिसको लेकर के सत्यपाल मलिक ने बड़े बड़े आरोप लगाए थे। आपको दिखाते हैं ग्राफिक के माध्यम से। सत्यपाल मलिक ने 17 अक्टूबर 2021 में 300 करोड़ रुपयों की रिश्वत की शिकायत की। उन्होंने यह आरोप लगाया था कि गवर्नर रहने के दौरान उन्होंने कहा था कि 2 फाइलें क्लियर करने के लिए 300 करोड़ रुपयों की रिश्वत की पेशकश मुझे की गई है। एक बड़ा गंभीर आरोप था। सीबीआई ने इस मामले में 2 एफआईआर दर्ज की थी और इसके बाद में पहले एफआईआर में 60 करोड़ रुपयों के कॉन्ट्रैक्ट जारी करने में भ्रष्टाचार का मामला था, और दूसरी एफआईआर में किस तौर पर सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की उसको लेकर के 2019 में निजी फर्म को कीरो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर के किस तौर पर गंभीर आरोप लगे थे। उन आरोपों का जिक्र, उन आरोपों का खुलासा करने की पोजीशन में सत्यपाल मलिक खुद को लेकर के आए थे और उन्होंने शिकायत की थी। अब सवाल यह है कि वो कीरो हाइड्रो प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट, जिसको लेकर के सत्यपाल मलिक ने उस वक्त शिकायत रखी जब ये जम्मू कश्मीर में राज्यपाल थे, जब जम्मू कश्मीर जहां पर उस वक्त उस राज्य की सत्ता एक तरीके से इन्हीं के हाथ में थी। लेकिन वो कौन लोग थे जो इनसे 2 फाइलें क्लियर कराने के लिए 300 करोड़ रुपयों की रिश्वत की पेशकश करते हैं? आमतौर पर क्या होता है, किसी शख्स को अगर कोई रिश्वत दी जाती है तो चुपचाप या तो रख लेता है या किसी ऐसे माध्यम से उसे रखता है ताकि उसमें बाद में वो फंसे ना। मगर सत्यपाल मलिक ने क्या किया था? सत्यपाल मलिक के मुताबिक उन्होंने जब उनको 300 करोड़ रुपयों की रिश्वत की पेशकश की गई तो उन्होंने उस चीज का खुलासा किया। उन्होंने फोन किया केंद्र सरकार में, पीएमओ में, या फिर उससे संबंधित जुड़े हुए अधिकारियों को, और वहां तक इन्होंने बताने की कोशिश की इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल की जाए। मुझे मजबूर किया जा रहा है कि आप इन फाइलों पर साइन कीजिए और इसके एवज में 300 करोड़ रुपए ले लीजिए। लेकिन आज जब सत्यपाल मलिक के यहां पर सीबीआई की छापेमारी की कार्रवाई हो रही है और सत्यपाल मलिक बीमारी की हालत में अस्पताल में है, उन्होंने अपनी पीड़ा, अपना दुख जाहिर किया, लेकिन उन्होंने एक चेतावनी भी दी है। आपने देखा उनके सोशल मीडिया के पोस्ट में, आपने देखा उनके उस बयान में जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के वो किस तौर पर तेवर दिखा रहे हैं। आपने देखा उनके दूसरे सोशल मीडिया के पोस्ट पर जिसमें उन्होंने लिखा कि आप कर लीजिए परेशान, मैंने ही शिकायत की, मेरे ही खिलाफ सीबीआई की जांच हो रही है, आप ब्रेड डाल लीजिए, मेरे घर पर 4-5 कुर्ते पजामे से अलावा कोई चीज नहीं मिलेगी। यानी कि वो अपनी ईमानदारी और ईमानदार छवि को दर्शकों के सामने, जनता के सामने, सरकार के सामने रखने की कोशिश करते हुए दिखाई दी। मगर कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के इस पूरे मामले में, जहां पर उत्तर प्रदेश से लेकर के, जम्मू कश्मीर से लेकर के, राजस्थान से लेकर के अलग अलग जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई अधिकारियों के यहां भी चल रही है, ऐसे में सत्यपाल मलिक का आज यह कहना कितना उचित है, आज या उनको अपना पीड़ा दर्शाना, यह जनता तय करे, जनता फैसला करे कि सरकार गलत या सत्यपाल मलिक गलत। उस मामले में जब गवर्नर रहते हुए सत्यपाल मलिक ने 300 करोड़ रुपयों के रिश्वत की बात कही कि उनको पेशकश की गई, उस वक्त क्या उन लोगों के खिलाफ में कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? अब तक कितनी कार्रवाई हुई नहीं पता। सत्यपाल मलिक के आरोपों में कितना सत्य है? जाहिर तौर पर सत्य तो वही होता है ना, या मौजूदा डेमोक्रेटिक कंट्री में, मौजूदा लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर जो जांच एजेंसियां जिस सत्य को बताती हैं वही आखिरी सत्य के तौर पर माना जाता है। तो फिर जांच एजेंसियों ने सत्यपाल मलिक और उनसे जुड़े हुए लोगों की जो जांच पड़ताल की, उसमें कितने लोग अब तक सलाखों के पीछे गए, उसमें कितने लोगों के खिलाफ में कार्रवाई हुई या नहीं हुई? लेकिन आज सत्यपाल मलिक के घर पर, उनके अलग अलग ठिकानों पर, उनके ऑफिस पर, यहां तक कि उनके रिश्तेदारों के यहां जब सीबीआई की छापेमारी की कार्रवाई शुरू की गई तो सत्यपाल मलिक बेचैन हो गए। एक तरफ किसानों का आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ मौजूदा वक्त में देश में लोकसभा के चुनाव की तैयारी चल रही है, और ऐसे में इससे पहले एक पूरी भूमिका रही है जो सत्यपाल मलिक ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ वक्तन फौक्तन बार बार जनता को समझाने की कोशिश की कि केंद्र की मोदी सरकार किस तौर पर काम करती है। पुलवामा अटैक के वक्त में मोदी सरकार का रवैया क्या था, क्योंकि सत्यपाल मलिक ने तब भी आरोप लगाया था
कि जब डिप्लॉयमेंट के लिए हमारी सेना के जवानों को भेजा जा रहा था तो सत्यपाल मलिक का कहना यह था कि मैंने विरोध किया था कि इनको बाय रोड ना भेज करके बल्कि बाय एयर भेजने की व्यवस्था की जाए, लेकिन सरकार ने नहीं माना था। गृह मंत्रालय से उनको इजाजत नहीं मिली थी और यह कहा गया था कि ठीक है बाय रोड ही जाया जाए। और उस बाय रोड जाने का नतीजा क्या हुआ था? दुश्मन देश की तरफ से किस तौर पर हमारे सेना के जवानों के ऊपर में अटैक किया गया था, उसमें हमारे सेना के जवान शामिल हुए थे और उसके बाद में एयर स्ट्राइक हुई थी। सत्यपाल मलिक ने 2019 में उस वक्त यह आरोप लगाया था कि दरअसल यह पूरी की पूरी भूमिका जो उस वक्त हुई थी वो चुनावी फायदे के लिए मोदी सरकार ने कराया था। यह सत्यपाल मलिक के आरोप हैं, यह हमारे शब्द नहीं है। जाहिर तौर पर एक सरकार के ऊपर, केंद्र की एक सरकार के ऊपर और मौजूदा वक्त में देश के सबसे ताकतवर राजनेता के ऊपर जो कि प्रधानमंत्री भी हैं, अगर इस किस्म के आरोप कोई शख्स लगाए तो फिर उनको खामियाजा भुगतने के लिए तैयार भी रहना होगा, बहादुरी दिखानी होगी। अब जनता का समर्थन, जिस समर्थन का वो जिक्र करते आए हैं अपने उस बयान के अंदर कि हमारे समाज के लोग, हमारे जाति के लोग, हमारे इलाके के लोग, हमारे देश के लोग, हमारे राज्य के लोग अगर हम पर कुछ आंच आएगी तो फिर उस वक्त वो लोग खामोश नहीं बैठेंगे। किसान इस वक्त शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। उन किसानों के साथ में ये खुद को जोड़ करके कहते हैं कि किसानों का हक है कि एमएसपी दिया जाए, किसानों का अधिकार है जो कि सरकार नहीं दे रही है। अभी भी किसानों के साथ में ये खुद को जोड़ करके रखते आए हैं और आज अपने सोशल मीडिया के पोस्ट पर उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मैं किसान का बेटा हूं, जितना डराना हो डरा लीजिए, धमकाना हो धमका लीजिए, मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं धमकी में आने वाला नहीं हूं। तो मुश्किलों का दौर सत्यपाल मलिक के लिए अब शुरू हुआ है। ये मुश्किलें कितनी उनकी बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, ये वक्त के गर्भ में है। मगर इस बीच में सत्यपाल मलिक का क्या केंद्र सरकार से पंगा लेना उनको भारी पड़ गया? जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल का क्या मौजूदा वक्त के प्रधानमंत्री से उनके खिलाफ में बातें करना, बोलना, क्या सत्यपाल मलिक को उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है? ये सत्यपाल मलिक के शब्द हैं कि साहब मैंने जो कहा, मैंने सच्चाई का जो रास्ता अपनाया, उसकी वजह से मेरे खिलाफ में ये पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है और ये पूरा का पूरा षड्यंत्र करके मुझे परेशान करने की कोशिश की जा रही है। अब आप तय कीजिए, चुनावी माहौल में एक तरफ किसान सरहद पर बैठे हुए हैं जिनको रोकने के लिए पुलिस मानो इस अंदाज में खड़ी है कि दुश्मन देश की फौज अटैक करने वाली हो। सत्यपाल मलिक ये कहते हैं ये सरकार की तानाशाही है और तानाशाह सरकार ने केंद्र की एजेंसियों का दुरुपयोग करके ऐसे लोगों को परेशान करने के लिए एक षड्यंत्र रचा है। उसी षड्यंत्र का आज वो भागीदार हुए हैं, उसी षड्यंत्र का खामियाजा उनको ये भुगतना पड़ रहा है। जो अलग अलग फैक्ट्स थे इस मुद्दे के, तमाम जो पहलू थे, हमने उसे आपके सामने रख दिया है। अब आप तय कीजिए, आप सोचिए आपको क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है। जांच एजेंसियां जो बताएंगे सो बताएंगे, मगर इन फैक्ट्स की बुनियाद पर आपका दिमाग क्या कहता है, आपका दिल क्या कहता है, यह तय करना आपके काम है। इसी के साथ एफएनए के इस विशेष सेगमेंट में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश प्रदेश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए TV7 के साथ। कल फिर 5 बजे किसी और विषय पर, उस पर्दे के पीछे की कहानी को लेकर के आपके सामने हम हाजिर होंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी का बहुत शुक्रिया।